हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग की जो खान सर की सार संग्रह जो चल रहा है ये जिसमें भूगोल का हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे जिसमें हम लोग की और चीज़ें हो चुकी थी। भारत का अपवाद तंत्र हम लोग का बाकी था, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग हो से 2 या 3 में देखेंगे, 2-3 वीडियो में। तो भारत का अपवाद तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इस वाहिकाओं को जल जाल को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृत ढाल, बहते जल की मात्रा के और बहाव की अवधि का परिणाम है। कई नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाव बहा कर लाती हैं उसे क्या कहा जाता है? जलग्रहण क्षेत्र। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह श्रेणी द्रोणी। एक अपवाह द्रोणी एक अपवाह द्रोणी और दूसरे से अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? तो जल विभाजक या जल संभर। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। इन दोनों में से किसका आकार बड़ा होता है? तो नदी द्रोणी का। नदी द्रोणी एवं जल संभर एकता के परिचारक हैं। इसके इसके भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म, मध्यम व वृहद नियोजन इकाइयों व क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे किन्हीं 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्रों को किसके द्वारा विलग किया जा गया है? तो दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्रों को किसके द्वारा विलग किया गया है? तो दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियों बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। ये नदियाँ भारत में कुल अपवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग होती हैं? लगभग 77%। कुल कुल अपवाह क्षेत्र का 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदी है, अपना अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो इसमें आता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिसको हम लोग मैप के थ्रू मैं बना के उसको अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोग को सही समझ में आएगा वो। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। कौन सी 2 बड़ी नदियाँ कई छोटी नदियों सहित अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है? तो नर्मदा और तापी। प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र किन 2 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है? हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। यद्यपि इन विभाजन योजना के चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियाँ के वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः कौन सी नदी द्रोणियाँ शामिल है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्रोणियाँ। फिर हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ बर्फ पिघलने व विसर्ड दोनों का पर निर्भर है। फलतः नदियाँ किस प्रकार की होती हैं? बारहमासी होती हैं। भारतीय अपवाह श्रेणी द्रोणियों के भाग। जल संभर क्षेत्र में के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियाँ 3 भागों में बांटी गई हैं। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। मध्यम
जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदियाँ द्रोणियाँ हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। लघु नदी द्रोणियाँ, जिनका अपवाह तंत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यूनतम वर्षा के वर्ष क्षेत्रों में बहने वाली नदी बहुत सी नदियाँ शामिल हैं। विशाल नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्मम। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद हैं। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम में से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों के असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होता है, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म व कोंग्लोमेरेट शामिल हैं। इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अपवाह तटों में बट गई है। पहला पश्चिमी में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा, हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, और तीसरा पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में और पोटवार पठार, दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप को अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिशा परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुईं। हिमालयी नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ किस क्रिया द्वारा निर्मित होता है? अपरदन क्रिया। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियाँ, छिपिकाएँ, जलप्रपात भी बनाती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें किन आकार की बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है? सर्पाकार मार्ग। ये नदियाँ समतल पर अपना मार्ग भी बनाती रहती हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात होने की वजह से बिहार का शोक कहलाती है? तो कोशी नदी। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिनका क्षेत्रफल 11 लाख से 65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य अपवाह प्रतिरूप। इसमें जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। जब नदियाँ किसी भी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे आरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप की अच्छे उदाहरण हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तो यह तथा सहायक नदियाँ उसमें समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं में से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का
उद्विकास अति प्राचीन काल में तीन प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र का स्वरूप प्रदान किया है। पहला, आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या ध्वंसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया है। इससे मूल जल संभर में नदी दोनों ओर नदी की सामान्यतः सममित योजना में गड़बड़ी हो गई है। दूसरा, हिमालय में होने वाली प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग को अवतलन हुआ है और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ है। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं और अपरदन पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं। इसलिए इन नदियों को जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। तीसरी, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया है। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किमी है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखरचू के निकट 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमनद से होता है। इस उद्गम को तिब्बत में क्या कहते हैं तो सिंगी ख्वान कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बल्तिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी किसके समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है? गिलगिट पीओके। सिंधु नदी उत्तरी पाकिस्तान के दर्दिस्तान प्रदेश में कहाँ बहती है? चिल्लस के निकट। जैसे लोग हैं वैसे इनके नाम ही होते हैं। सियोक, गिलगिट, जास्क, हुंसा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास नदियां हिमालय से पर्वत से निकलती हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी उत्तरी पाकिस्तान के दर्दिस्तान प्रदेश से कहाँ प्रवेश करती है? चिल्लस के निकट। सियोक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की। सिंधु नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, विवोआ और संगर है। ये सभी नदियां किन श्रेणियों से निकलती हैं? तो सुलेमान श्रेणी से। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ पर पंचनद का जल प्राप्त करती है? तो मिथनकोट के निकट। पंचनद नाम पंजाब के 5 मुख्य नदियों की ओर को दिया गया है। ये 5 नदियां कौन सी हैं? तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। इसको आप 10 बार कर लेंगे ऐसे तो याद हो जाएगा। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रदेशों में बहती है। कराची के पूर्व में किस सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर में। सिंधु की सहायक नदी झेलम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल गिरपद में स्थित किस झरने से निकलती है? तो वेरीनाग झरने से, जो कि पीर पंजाल में है। झेलम नदी श्रीनगर और बेलूर झील से बहते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट किस नदी में मिलती है? तो चेनाब नदी में। चेनाब है झेलम में मिल जाती है पाकिस्तान के झंग में। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में किन 2 सरिताओं के आपस में मिलने से बनती है? तो चंद्रा और भागा। इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश से केलांग के निकट तांडी से किन 2 सरिताओं में आपस में मिलने से बनती है? तो चंद्र और भागा, जिसे चंद्रभागा भी कहते हैं। रावी सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो चेनाब नदी। व्यास सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो समुद्र तल से
4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट किस स्थान से निकलती हैं? तो व्यास कुंड से। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब मैदान में प्रवेश करती है। हरिके के पास किस नदी में मिल जाती है? तो सतलुज नदी में। व्यास और सतलुज नदी संगम पर कौन सा बांध निर्मित किया गया है? हरिके बांध। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लांगचेन खंबाब खनबाब। भाखड़ा नालंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर। 1963 में बनकर तैयार हुआ भाखड़ा नांगलोर की ऊंचाई 207.26 मीटर एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, ऊंचाई 261 मीटर। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंध जल समझौतों के अनुसार सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इस नदी तंत्र के जल के कितने प्रतिशत हिस्से पर उपयोग कर सकता है? तो लगभग 20%। जल निकास। भारत में जल को बहा ले जाने वाले बहुत सी नदियां हैं जो या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब की सागर में गिर जाती हैं। शुष्क इलाके में कहीं पर जल निकास है ही नहीं और कहीं पर अंतर्देशीय जल निकास है। राजस्थान मरुस्थल के पश्चिमी भाग में अत्यंत सूखा पड़ा रहता है, अतः वहाँ पर पृष्ठीय अपवाह धरातल पे बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। अरावली पर्वत के उत्तरी भाग और उसका सीमावर्ती नागौर, सीकर और झुंझुनू जिला में अंतर्देशीय जल निकास है। लद्दाख में अक्साई चीन के कुछ भागों में भी अंतर्देशीय जल निकास मिलता है। जल विभाजक। अधिकांश नदी तंत्रों का पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले अपवाह तंत्र को अरब सागर में गिरने वाले अपवाह तंत्र से अलग करने वाला जल विभाजक मोटे तौर से देश के पश्चिमी भाग में उत्तरी दक्षिणी को चला गया है। हिमाचल में यह हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में पड़ता है। फिर यह सतलज के अपवाह तंत्र को यमुना नदी के अपवाह तंत्र से अलग करने वाले विभाजक के साथ साथ चलकर हरियाणा के मैदान में यमुना के दक्षिण तट के सहारे जाता हो। दिल्ली के पास यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर अरावली पर्वत के साथ साथ चलता है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी सिरे पर पहुंचकर फिर भी यह दक्षिण की ओर घूम जाता है। इसके बाद चंबल नदी में अपवाह तंत्र का सरामती और माही के अपवाह तंत्र से अलग करता हुआ यह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और विंध्याचल पर्वत के साथ साथ अमरकंटक पहुंचता है। वहां से यह पश्चिम को मुड़ता है और मैकाल तथा अजंता श्रेणियों के सहारे चलता है। पश्चिमी घाट पर्वत के पास पहुंचकर यह फिर दक्षिण की ओर कुमारी अंतरिम तक पहुंचता है। देश के मध्य भाग में जल विभाजक केस पिन की तरह मोड़ खाकर नर्मदा और ताप्ती नदियों के अपवाह तंत्र की ओर घेर लेता है। ये देखिए केस पिन की तरह है। फिर देखते हैं गंगा नदी तंत्र। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है और जिसमें उत्तर के में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। गंगा अपवाह तंत्र। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट किस हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। तो गंगा
गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा अपने उद्गम स्थान पर भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग और भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं। देवप्रयाग और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती हैं और इसके बाद गंगा कहलाती हैं। जहाँ देवप्रयाग और भागीरथी अलकनंदा से मिलती है वहाँ पे इसको गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतोपथ हिमनद बद्रीनाथ के ऊपर। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग से मिलती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ पिंडार हैं जो कि इससे कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसके रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है गंगा नदी का जो है इस तरह तो पढ़ने पे समझ में आ रहा है, लेकिन कौन सी नदियाँ किससे मिलती हैं और उसका मैप वाइज हम लोग जो विस्तृत अध्ययन है उसको करेंगे। उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनेगी, अलग वीडियो रहेंगे। गंगा नदी कहाँ पर मैदान में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार। गंगा हरिद्वार से पहले दक्षिण की ओर फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणी मुखी होकर दो जल वितरिकाओं धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये जल वितरिकाएं कौन सी हैं? भागीरथी, पद्मा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। यह सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो उत्तर प्रदेश। गंगा उत्तराखंड के 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर मार्ग को तय करती है। सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है। गंगा में बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोन है। तो दाहिने किनारे पे मिलती है और बाएं तट से मिलने वाली जो है आपकी ये हैं सब रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। किस द्वीप के निकट गंगा नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सागर द्वीप। गंगा डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी पेड़ों की अधिकता के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन। वहाँ पे बहुत सुंदरी के वृक्ष हैं जिनकी जड़ें जो हैं जमीन से ऊपर की ओर उठी हुई हैं, जहाँ पे जो है सभी जंतुओं को घर उर बनाने में अच्छा होता है, तो वो बायोस्फीयर के तहत भी अच्छा माना जाता है। किस नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं? हुगली। इसी के तट पर कलकत्ता बंदरगाह है जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। गंगा डेल्टा चापाकार डेल्टा का अच्छा उदाहरण है। विश्व भर में चापाकार डेल्टा सर्वोत्तम उदाहरण किस नदी का डेल्टा है? तो नील नदी। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना का स्रोत हिमालय के बंदरपूछ की श्रेणी की पश्चिमी ढाल पे 6316 मीटर ऊंचा पर स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद से निकलकर पोटा साहब के पास जटाधारी मैदान में उतरती है। किस स्थान पर इसका गंगा से संगम होता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। हिंडन, रिद, सेंगर, वरुणा आदि नदियाँ यमुना के बाएं तट से मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके किस तट पर मिलती हैं? तो दाहिने तट पर मिलती हैं। नोट: यमुना का अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना के नहरों तथा आगरा के नहर में आता है। फिर चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में किस स्थान से निकलती है? तो महू। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? गांधी सागर बांध। कोटा से चंबल, बूंदी, सवाई माधोपुर और जैसलपुर होती हुई कहाँ यमुना नदी से मिल जाती है? तो इटावा जिले के दक्षिण भाग में। नदी बहाव की प्रवृत्ति।
नदी में बहने वाले जल की मात्रा वर्ष भर एक समान नहीं रहती है। इससे ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह प्रारूप को नदी प्रवाह प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत के हिमाचल से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती हैं, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं। गंगा नदी के न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर से प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवृत्ति मानसून होती है। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले ही काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक होता है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक होता है। प्रायद्वीप की दो नदियां की प्रवृत्ति हिमालय की नदियां की तुलना में काफ़ी रोचक है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, तो यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अगस्त में उफान। गोदावरी के न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त के बाद इसके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह में अद्यतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावर में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होता है। तो दोस्तों यहीं तक आज रहने देते हैं। फिर हम लोग को यहाँ से चंबल जो है, चंबल अवनालिका अपर्दन के लिए, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है, कैसे मैं पढ़ूँ, क्या कमियाँ हैं, इसको भी बताइए। मैं जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट को लेकर सभी को अच्छे से पूरा करूँगी। और हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं 15 तारीख से, तो करंट अफेयर्स में भी वीडियो आएंगी। वो उसका स्तर जो होगा पीसीएस लेवल का होगा। हम लोग उसमें साल भर का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।